हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस का इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10, ठीक है, यानी कि तरंग प्रकाशिकी के सबसे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जिसमें से आपके परावर्तन की व्याख्या जो है हो चुकी है और अपवर्तन की व्याख्या आज हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आपको 3 नंबर जो है देके ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टूडेंट आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। अदरवाइज देखिए, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बिना बुक देखे आप मोबाइल बंद करके लगाने बैठेंगे ना तो तुरंत इसको सॉल्व भी कर लेंगे। इतने इजी तरीके से हम आपको यहाँ समझाएंगे, बस आप क्या इसको ध्यान से देखते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो है क्या क्रैश कोर्स चालू हो चुका है? तो क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्रैश कोर्स का जस्ट आपको डेमो दिया गया है। इस तरीके से क्रैश कोर्सेज के वीडियोस जो है आपको मिलेंगे। कब? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। जस्ट आपको डेमो दिया गया है। और कितने बच्चे जो है मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल कमेंट्स करते हैं। तो देखिए भाई, हम फिर आपसे यही बोल रहे हैं कि हम 1 बाय 1 करके यार पर्सनल रिप्लाई आप सबको नहीं दे पाएंगे। जिसको जो भी पूछना रहे वीडियो में कमेंट बॉक्स करके, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट दिन वीडियो में जो है आपको बता देंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 रिप्लाई देंगे तो फिर हमें भी थोड़ा और आप ही लोगों के लिए मेहनत और करनी होती है। जो भी वीडियोज बनाते हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया जा रहा है। आप लोगों के लिए जो है यहाँ तक कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल का PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल का वीडियो जो PDF जो है आपको नहीं देता, ठीक है। न्यूमेरिकल 1 बाय 1 न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और प्लस उस 1 बाय 1 जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया है उसका PDF भी जो है टॉप 100 बैच में दे दिया जाएगा। अब ये मत बोलना है यार सर जी PDF कब देंगे। नोट्स कंप्लीट होते ही PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर जी PDF हमको आज ही दे दो, दे दिया जाएगा, टाइमली दिया जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में जो भी घटनाएं हमको पढ़नी है या जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन हमें करना तरंगाग्र से रिलेटेड, अगर तरंगाग्र के डेफिनेशन आपको सच पता है यानी कि बिल्कुल सही पता है तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपको तरंगाग्र में कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जो है लेक्चर नंबर 3, ठीक है, इस चैप्टर का जो 3rd लेक्चर है उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसमें सारी एक डेफिनेशन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगाग्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जो है नोट करवाई थी, लिखवाया भी था, बोर्ड पे भी मैंने लिखा था। ओके स्टूडेंट, तो उसको जो है आप लोग पहले देख लीजिएगा फिर इसको समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो अपवर्तन की घटना कैसे होती क्या है? अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है क्या होती है, बदल जाती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं या जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। इसमें फैक्ट यह है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल के साथ साथ और क्या चीजें बदलती हैं और क्या चीज नहीं बदलती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। ओके तो स्टूडेंट, इसमें जो है वेग के साथ साथ आपकी एक क्वांटिटी और है जो बदलती है और एक ऐसी चीज है जो नहीं बदलती है, जानना इंपॉर्टेंट है। हालांकि आई थिंक कुछ स्टूडेंट जो है उसको गेस कर लिए होंगे कि क्या चीज नहीं बदलती है। हमने जो है आपको जब अभी कल ही तो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें बहुविकल्पीय में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि आवृत्ति जो है आपकी नहीं बदलती। अगर कोई तरंग या कोई भी प्रकाश तरंग है वो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जा रही है तो उसकी जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं चेंज होती है। ये क्या होती है? इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके,
और जो आपकी बदलती है वो आपकी वेलोसिटी, यानी कि आपकी चाल या वेग, ठीक है, आपकी वेग या चाल, ये जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। और इसके साथ साथ आपका तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। क्या होता है, आपका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ भी आपका जो है स्टूडेंट वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपकी जो है माध्यम बदलने पर प्रकाश की किसी भी कोई भी प्रकाश तरंग अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो ये दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। केवल यही एक ऐसा है जो चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शनल का क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि कल देख भी चुके हैं, 2020 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर रहे थे ना। तो हाँ, अब हम मान लेते हैं ये हमारी कोई एक तरंग है। अब इस तरंग में हमने क्या किया, एक तरंगाग्र ले लिया ए बी, तरंगाग्र हमने लिया ए बी, ये ए हो गया, ये बी। अच्छा, ये तरंगाग्र होता क्या, जैसे ये जो आपको दिख रही है ये जो तरंगे हैं ये इस टाइप से, ऐसे कई सारे तरंगाग्र हैं, ठीक है, यानी ये एक साथ ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ए बी है ये तरंगाग्र का मतलब है ये एक ऐसा पृष्ठ है, ए बी हमारा एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण यानी हर एक तरंग का कण कंपन की समान कला में है। कंपन की समान कला का मतलब जितनी भी तरंगे अगर उठ रही हैं तो एक साथ उठ रही हैं। ये ऐसा पृष्ठ है कि इस पे सारी तरंगे अगर टच कर रही हैं इस पृष्ठ को साथ तो एक साथ टच कर रही हैं, और अगर डाउन हो रही तो एक साथ डाउन हो रही, फिर अगर तरंगे इस पृष्ठ को टच कर रही हैं तो एक साथ टच कर रही हैं, ठीक है। यही जो है हमारा क्या तरंगाग्र कहलाता है। तो ये हमारा तरंगाग्र ए बी हो गया। मान लेते हैं ये तरंगाग्र ए बी कैसे लिखेंगे, माना कोई तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अब यहां पर परावर्तक पृष्ठ आपका क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ स्टूडेंट आपका z और z डैश है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो कोई समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ z डैश पर तिरछा आपतित होता है। आपतित होने के बाद अब यहां पे ये देखिए, जब प्रकाश ये तरंगाग्र आपका तिरछा आपतित हो रहा है, इसका जो सिरा ए है ये परावर्तक पृष्ठ पर पहले पहुंच जा रहा है और ये सिरा पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये सिरा कितने टाइम में पहुंच रहा है, मान लेते हैं अगर ये सिरा t समय में पहुंच रहा है तो t समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी। अगर हमें तरंग की चाल पता हो तो मान लेते हैं पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में तरंग की चाल कितनी है, v2 है, ठीक है। तो लिखो तरंगाग्र का सिरा b ए डैश पर, ये ए हो गया, ये ए डैश, सिरा b ए डैश यानी कि परावर्तक पृष्ठ z डैश पर पहुंचने में t समय लेता है। कितना समय लेता है, पहुंचने में t समय लेता है। तो t समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, t समय में चली गई दूरी कितनी दूरी है कवर कर रहा, b ए डैश, तो v ए डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी, समीकरण नंबर 1 v1t, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन स्टूडेंट ये पहले पहुंच जा रहा हो, ये t समय बाद पहुंच रहा, तो जब ये तरंगाग्र पहले पहुंच जा रहा तो t समय में ये कुछ दूरी ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो तरंगाग्र का सिरा a, ठीक है, t समय में v2t दूरी तय करेगा। v2 क्या मतलब, इधर चाल आपकी क्या हो गई v2 और कितना समय ले चुका है, ये t समय ले रहा है, तो t समय में ये और एक्स्ट्रा दूरी कवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो मान लेते हैं कितनी दूरी कवर किया, तरंगाग्र का सिरा या ऐसे आप लिखिए, तरंगाग्र का सिरा b जब परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है, परावर्तक, ठीक है,
परावर्तक पृष्ठ z z डैश पर पहुंचता है तो सिरा A t समय में या उतने ही समय में, ठीक है, ये t समय बाद B पहुंच रहा है और उसी t समय में सिरा A जो है कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, B2t दूरी तय करेगा। ठीक है, यहां पे एक सेकंड, B2t दूरी अपवर्तन के पश्चात तय करेगा, अपवर्तन के पश्चात तय करेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि जब ये t समय में यहां पहुंचेगा तो ये t समय में एक्स्ट्रा दूरी ये कवर कर लेगा। अब गोला प्रकार में यही दूरी B2t दूरी लेकर हम A को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिए और ये चाप इसको कहां पर काट रहा है, B डैश पर। ठीक है, कहां पे काट रहा है, B डैश पे। ठीक है, तो A V डैश बराबर कितना हो गया, इक्वल टू V2t समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण आपका 2 बन चुके हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई गई थी आपके हाइगेंस के द्वितीयक तरंगों का सिद्धांत जब मैंने लिखवाया था कि कोई भी तरंगाग्र, ठीक है, समांग माध्यम में तरंगाग्र हमेशा तरंग पर लंबवत होता है। तो यानी कि ये तरंगाग्र इस तरंग पर लंबवत होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ये यहां पर भी क्यों, क्योंकि ये जो है यहां पे स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। कौन, ये तरंगाग्र आपका A डैश V डैश जो है इसके हर एक तरंग के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। यानी यहां से जो भी द्वितीयक तरंगिकाएं हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार निकलेंगी वो सारी द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ इस पृष्ठ को टच करेंगी। ठीक है, एक साथ इस पृष्ठ को टच करेंगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो यहां पे हमें 2 त्रिभुज देखने को मिलने, और एक चीज और, हम मान लेते हैं कि ये तरंगाग्र AB, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ Z Z डैश के साथ I कोण बना रहा है। कितना कोण, I। तो ये कोण भी हमारा I होगा। कैसे होगा, कल काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी मैंने किया था। ये किरण है, अविलंब खींचा, आपतन कोण बन गया। ठीक है, और ये भी I होगा क्योंकि ये मान ही लिया गया है, और वैसे भी I होगा क्योंकि ये कितना है आपका, यहां पे ध्यान से देखो, ये पूरा आपका 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरा आपका 90 बन रहा ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, 90 बनेगा। कैसे, क्योंकि ये चीज ये आपका 90 बन रहा है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, 90 बन रहा है, और ये भी आपका जो है 90 बन रहा है। तो अगर ये पूरा 90 है तो ये बीच वाला कितना हो गया, ये थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ये आपका 90 माइनस I होगा। ठीक है, 90 माइनस I हो जाएगा। ओके, अब अगर ये 90 माइनस I है तो ये पूरा मिला के, ठीक है, ये पूरा मिला के ये आपका कितना है, 90 है। ठीक है, तो 90 मान लेते हैं, ये कोण हमारा कितना है, x है, तो x प्लस 90 माइनस I बराबर कितना हो गया, 90। तो इस 90 से ये 90 कैंसिल, x माइनस I बराबर 0, x बराबर I, यानी ये भी आपका क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, क्लियर। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर तो हो ही गया। अब ज़्यादा नहीं तो फिगर में जो है गड़बड़ी हो जाएगी, थोड़ा गंदा लगेगा। तो ये कोण हमारा कितना है, आपतन कोण I। ठीक है, और यहां पर परावर्तन कोण जो है ये इसके साथ में कितने, परावर्तन कोण हमारा यहां पर बन रहा है, ये परावर्तन कोण हमने मान लिया R। ठीक है, और यही R यहां भी बनेगा। कैसे होगा, अभी यहां एक्सप्लेन किया गया, ठीक उसी तरीके से। अब यहां पे हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा मिटा दें यार। ठीक है, क्योंकि मिटा दे रहे हैं, ये नोट हो गया ना सबका, बस इतना ही, इतने में काम हो जाएगा। 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, A B A डैश, त्रिभुज A B A डैश में ये कोण आपका I है, तो साइन I बराबर क्या हो जाएगा, भाई हमें अपवर्तन का नियम प्रूफ करना है ना, तो अपवर्तन के नियम में साइन I बटे साइन R बराबर क्या आना चाहिए, एक नियतांक यानी कांस्टेंट आना चाहिए, और वो कांस्टेंट क्या, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है,
तो वही चीज आना चाहिए। तो हम साइन आई और साइन आर निकाल रहे हैं। साइन आई बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये आपका 90 एंगल है। 90 के ठीक सामने जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, कौन सी भुजा होती? कर्ण। तो कर्ण बटे लंब, तो लंब कौन सा होगा? एंगल के ठीक सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। ठीक है, तो ये एंगल के ठीक सामने ये है, तो लंब आपका हो गया वी ए डैश अपान कर्ण है हमारा ए डैश, कर्ण हो गया ए डैश। ठीक है, वैल्यू रखो, वी ए डैश की वैल्यू कितनी है? V1t। समीकरण नंबर 1 से देखो वी ए डैश की वैल्यू कितनी है? V1t बटे ए डैश को ऐसे ही लिख लो। समीकरण नंबर 3, त्रिभुज ए डैश वी डैश में, ए डैश वी डैश में साइन आर बराबर, यहां पे भी लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा होगा? कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी वी डैश ए अपान कर्ण कौन सा होगा? 90 अंश की ठीक सामने, 90 अंश ही है, 90 अंश के ठीक सामने भुजा कौन सी है? ए डैश। वी डैश ए की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से कितना है? V2t अपान ए डैश। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 में भाग देने पर देखो कितना आएगा। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग करने पर, ओके, तो समीकरण नंबर 3 में जब हम समीकरण नंबर 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आएगा? V1t अपान ए डैश अपान V2t ए डैश। तो ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, V1 और t से आपका t कैंसिल हो गया, तो V1 बाई V2 आ गया। ठीक है, V1 बाई V2 ये है क्या? 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में तरंग की चाल बटे दूसरे माध्यम में तरंग की चाल। ठीक है, और ये होता क्या हमारा? यही अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो ले देखे कितना आ गया? साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या आ गया? एक नियतांक आ गया। ठीक है, एक नियतांक आ गया या कांस्टेंट आ गया। यही जो है क्या है? स्नेल का नियम है, यानी कि यही अपवर्तनांक का नियम है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। एक बार फिर से समझो स्टूडेंट, जिसको भी अगर कहीं पे कोई डाउट हो, देखो एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझो। ये हमारी क्या है? एक तरंग है और हमने ये एक तरंगाग्र ए बी ले लिया। तो अब तरंगाग्र ए बी का सिरा ए प्रावर्तक पृष्ठ जेड डैश पर पहले पहुंच रहा है। तो जब प्रावर्तक पृष्ठ जेड डैश पर पहले पहुंच जा रहा है तो जेड डैश के बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं सबसे पहले निकलेंगी। ठीक है, पहले निकलेंगी, क्योंकि भाई जैसे ही हाइगेंस की तरंग का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से क्या होता है? टकराता है या किसी भी पार्टिकल से टकराता है तो वहां से उसकी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और ये द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में यहां पहुंच रही हैं और इसका टी समय में ये कण यहां पहुंच रहा है। ठीक है, तो टी समय में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? स्पीड हमने माना दूसरे माध्यम में तरंग की v2 है, तो ए वी डैश यानी कि वी ए डैश की दूरी कितनी हो गई? v2t। और टी समय में ये सिरा यहां पहुंच रहा, तो टी समय में इसके द्वारा चली गई दूरी वी ए डैश है। वी ए डैश बराबर कितना हो गया? v1t। समीकरण नंबर 1 ये हो गया था, समीकरण नंबर 2 ये हो गया था। ओके स्टूडेंट, और हमने माना था कि माना तरंग आग्र समतल पृष्ठ यानी प्रावर्तक पृष्ठ जेड डैश के साथ
आई कोण बना रहा है, ठीक है। और ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, ठीक है। और ये आपका जो है अपवर्तित तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। ये आपका आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ z' के साथ आई कोण बना रहा है और अपवर्तित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के साथ आर कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये आई, ये आर, ये एक त्रिभुज ये हो गया, त्रिभुज ए वी ए डैश में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। दूसरा त्रिभुज ये आपका हो गया, ठीक है, त्रिभुज ए डैश वी डैश में साइन आर बराबर लंब, लंब आपका ये हो गया, कर्ण ये हो गया, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण ये रख लिया गया। समीकरण नंबर ये 3 बन गया, ये समीकरण नंबर 4 बन गया। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 से भाग दे दिया गया, ठीक है। तो भाग देने पर भाई ये चीजें कैसे कट गई, अगर किसी को डाउट हो तो ध्यान से यहां समझ लो। समीकरण नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v1t बटे क्या है, ए डैश बटे किससे भाग दिया गया, इससे, तो इसका क्या है v2t अपान ए डैश। तो भैया रूल पढ़ते आए हो, जब किसी भी भिन्न में, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, भिन्न में जब भिन्न से भाग होता है तो भिन्न का उल्टा गुणा हो जाता है, यानी ये चीज पलट जाएगी, जो नीचे वो ऊपर हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई b1t बटे ए डैश गुणे, अब ये पलट जाएगा यानी ए डैश नीचे है तो ए डैश ऊपर चला जाएगा, और बटे v2t नीचे है तो v2t ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, और इस t से ये t कैंसिल, v1 बाई v2, ठीक है। अब v1 बाई v2 होता क्या कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और यही हमारा क्या होता, अपवर्तनांक होता, यानी कि एक नियतांक होता, ठीक है। यही जो है क्या है, स्नेल का नियम है, और यही जो है अपवर्तन की व्याख्या भी करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक बात सबको क्लियर हुई। तो अब जो है जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक तो बनता ही है, फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉपलर प्रभाव, चलिए फटाफट उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, हम मिटाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डॉपलर प्रभाव होता क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो हालांकि आप लोग बाय प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। देखिए जैसे एक होता है स्रोत, ठीक है, एक स्रोत होता है, दूसरा हमारा होता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला। और स्रोत का मतलब जो वॉइस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर आप खड़े हो, यहां पे आपका कोई मित्र खड़ा हो, यहां से आप चिल्लाना शुरू करें, ठीक है। तो अगर आपका मित्र और आप दोनों लोग फिक्स हैं, क्या हैं, फिक्स हैं, ये भी फिक्स है, आप भी फिक्स हैं, दोनों लोग अगर फिक्स हैं यानी कि रुके हुए हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्ति की ध्वनि आप क्रिएट करेंगे, वही आवृत्ति की ध्वनि यानी वही सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड इसको सुनाई देगी। लेकिन अगर ये मूविंग पोजीशन में आ जाए, या आप मूविंग पोजीशन में आ जाए, ठीक है, या आप दोनों मूविंग पोजीशन पे आ जाए, तीन कंडीशन है, या आप चल रहे हो ये फिक्स हो, या ये चल रहा हो आप फिक्स हो, या दोनों लोग चल रहे हो, ठीक है। तीनों कंडीशन में जो ये फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की आप ध्वनि क्रिएट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ना सुनाई देकर इसको फ्रीक्वेंसी में कुछ उतार चढ़ाव, यानी कि कभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो कभी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है, तो ध्वनि स्रोत में होने वाले, ध्वनि स्रोत के आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि फ्रीक्वेंसी कब बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कब घटती है। जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी जो है, ये दोनों लोग फिक्स हो, कोई निश्चित दूरी है x, ये भी इसी तरफ चल रहा है, ये भी इसी तरफ चल रहा है, तो दूरी बीच में क्या हो रही है, घट रही है। तो जब दूरी घट रही होती है तो ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी f जो है वो हाई होती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, आवृत्ति बढ़ जाती, बढ़ी हुई आवृत्ति की
ध्वनि हमें सुनाई देती है। और जब ये इधर मूव करें और ये इधर मूव करें तो दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी घट जाती है, यानी जो ध्वनि की आवृत्ति है वो हमको कम सुनाई देती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? एक बार फिर से क्लियर करो कि यदि कोई स्रोत और श्रोता, ठीक है, कहीं पर स्थित हैं तो स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी ध्वनि, ठीक है, स्रोत द्वारा उत्पन्न किया गया ध्वनि, जिस आवृत्ति का ध्वनि ये स्रोत उत्पन्न करता है उसी आवृत्ति का ध्वनि श्रोता को सुनाई देता है। लेकिन अगर स्रोत अथवा श्रोता दोनों गतिमान की स्थिति में हो, यानी दोनों मूविंग पोजीशन में हो, चलने लगते हो, अब ये मैटर करता है, कोई किधर भी चले इससे हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, जो जिधर चलेगा उस अकॉर्डिंग हम डिफिनेशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण स्रोत से उत्पन्न होने वाले ध्वनि के आवृत्ति में परिवर्तन, ठीक है, स्रोत के, जो स्रोत हमारा ध्वनि उत्पन्न कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी में यानी आवृत्ति में चेंज, परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन किसको, श्रोता को सुनाई देता है। तो ध्वनि में होने वाले इस आभासी परिवर्तन को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम राइट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, हालांकि इसके कुछ फार्मूले भी है, अगर आप लोग बोलेंगे तो कल हम डिराइव करवा देंगे। ओके, तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि जब कोई ध्वनि स्रोत अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए ध्वनि उत्पन्न करता है तो उससे कुछ दूरी पर खड़े स्रोत को उसी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है जिस आवृत्ति की ध्वनि श्रोता उत्पन्न करता है। लेकिन इनके भी सापेक्षिक गति के कारण इसके आवृत्ति में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तो स्रोत के आवृत्ति में होने वाले इस आभासी परिवर्तन को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये डेफिनेशन था स्टूडेंट। इसके कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले आपको डायरेक्टली याद करने हैं, हालांकि बुक में आपके डेरिवेशन नहीं दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उसको करवा दें तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सर डॉपलर इफेक्ट का डेरिवेशन करवा दीजिए, तो हम इसको जो है 1 बाय 1 करके करवा देते हैं। 3 कंडीशन है, पहला जब स्रोत चल रहा हो, जब दोनों चल रहे हो, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हो, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं, इन सबको हम अलग अलग करके करवा देंगे अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।